नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है गंगा प्राइम का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा प्राइम की। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो लखनऊ से मिल रही है। काकोरी के हरदोई रोड पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 2 रोडवेज बस और ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। सड़क हादसा हुआ है लखनऊ में और काकोरी के हरदोई रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर 4 लोगों की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है, कई और लोग घायल हैं और मौके पर इस वक्त हमारे संवाददाता संतोष शर्मा मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संतोष, हादसे के कारण क्या कुछ रहे, कितनी कैजुअलिटीज में, कितने लोग जख्मी है, सारी डिटेल्स जानकारी दर्शकों को दें। देखिए, ये काकोरी का अमेठिया मोड़ है जहां पर ये हादसा हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूं। ये हरदोई रोड की, हरदोई डिपो की ये बस है, हरदोई की तरफ से आ रही थी और दूसरी बस लखनऊ की तरफ से आ रही थी। ये आमने सामने बस आ रही थी और इसमें टक्कर हुई। और बताया जा रहा है कि जो हरदोई रोड की तरफ से बस आ रही थी वो ओवर स्पीड थी, करीब 70 से 80 की स्पीड में ये गाड़ी चल रही थी। और जो लखनऊ की तरफ से जो बस आ रही थी वो 40 से 50 की अपनी रूटीन स्पीड में थी। उसी बीच में टक्कर हुई। अभी तक 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें से 9 लोगों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। क्योंकि हाईवे का मामला था, हरदोई लखनऊ हाईवे का मामला था, लिहाजा आनंद फानन में जो राहत कार्य है पर बुलाई गई। यहाँ पर डीसीपी, आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ बात कर रहे हैं लोगों से कि किस तरीके से हादसा हुआ। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे हादसे के पीछे ओवर स्पीडिंग एक बड़ी वजह थी। जो लोग हैं उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। राहत कार्य शुरू हो चुका है, हाईवे को खाली करा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस हादसे के चलते आसपास का कितना तेल, जो अफरा तफरी मची थी, जो आसपास की जो गाड़ियां थी उनको हटाया गया। पीछे से एक ट्रक आ रहा था जो वो भी इस दोनों बसों की भिड़ंत में कहीं ना कहीं इसको भी टक्कर लगी है। यानी कि 2 बस और 1 ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई है। और उसके बाद से ये दूसरी बस, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक बस उधर हमने दिखाई और ये दूसरी बस वहां पर है। ये दूसरी बस है जो वहाँ आ रही थी लखनऊ साइड से। आमने सामने की टक्कर में ट्रक के ड्राइवर जो है, जो घायल हुआ है, उसने हमने उनसे बात की। उसने भी बताया कि जो हरदोई रोड से बस आ रही थी उसके गलती के चलते वो ओवर स्पीड थी। सड़कों पर देखिए किस तरीके से कांच बिखरा हुआ है। बड़ा हादसा है ये। करीब 4 लोगों की मौत अपने आप में एक बड़ी बात है और करीब दर्जन भर लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर है, मौजूद है, मौके का मुआयना करने के लिए आए हुए हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये दूसरी बस है जो इस पूरे हादसे में थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सर, किस तरीके से हादसा हुआ, क्या आप बताइए? अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें एक बस रोडवेज की हरदोई डिपो की है जो लखनऊ से हरदोई की तरफ जा रही थी। अभी ये जानकारी की जा रही है कि कहाँ जा रही थी। दूसरी बस अपोजिट साइड से आ रही थी और जैसा देखने से घटना स्थल लग रहा है कि जो लखनऊ से जाने वाली बस है उसका राइट टायर एक पंचर हुआ है, फ्रंट राइट टायर, जिसके कारण वो डिसबैलेंस हुई है और सामने से आ रही बस से दोनों साइड वाइज उन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया है, जिसमें साइड से दोनों बसेस के ड्राइवर की तरफ से पूरी बस की स्थिति आप देख सकते हैं काफ़ी बिगड़ गई है। इसमें अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें 4 डेथ हुई हैं और 8-10 लोग घायल हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस ने ट्रामा सेंटर भेजा है। सुबह जैसे ही इसकी सूचना मिली है तो मेरे स्तर से जो कार्रवाई संभव थी वो की गई है। एसडीआरएफ को तत्काल बताया गया था कि यदि कोई अंदर हो बस के तो उनको काट के निकालना, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सुबह से आके क्रेन हम लोगों ने मंगाई थी, दोनों बसेस को किनारे किया गया, ट्रैफिक के काफ़ी सारा फोर्स भेजा गया जो दोनों तरफ से ट्रैफिक चला सके। हॉस्पिटल बात की गई है, ट्रॉमा सेंटर बात की गई है। ट्रॉमा सेंटर में एसीपी चौक को भेजा गया और फोर्स गई है कि वहाँ उनका तत्काल इलाज अच्छे तरीके से संभव हो सके। कुछ को बलरामपुर शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो हम सारी स्थितियों पर नज़र रखे हैं। एक तरफ घायलों का इलाज चल रहा है, मृतक के संबंध में कार्रवाई की जा रही है, पंचायतनामा वगैरह भरने की कार्रवाई होगी। इन या जिनकी मृत्यु हुई उसमें क्या बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं? अभी ये सब जानकारी की जा रही है, क्योंकि मैं अभी घटनास्थल आया हूँ और जितना भी इसमें पता लग रहा है जो 8-10 लोग घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था पुलिस की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की मदद से की जा रही है। रोडवेज के अधिकारियों से बात हो गई है, उनके ऑफिसर्स आ रहे हैं। गाड़ियों का टेक्निकल इंस्पेक्शन भी कराएंगे ताकि किसी तरह का अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है वो देखेंगे या ड्राइवर की गलती से हुआ है ये भी देखेंगे। कल भी एक रोडवेज की बस का बसों के ड्राइवर भी हैं? एक बस का ड्राइवर उसकी डेथ हुई है, दूसरा सीरियसली इंजर्ड है।
ये थे हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हादसा हुआ। ये बस का टायर पंचर हो गया था। बताया जा रहा है कि ये बस का टायर पंचर हुआ, जिसके बाद ये बस जो डिसबैलेंस हुई और सामने से ओवर स्पीड में आ रही बस के आमने सामने ये टक्कर हुई, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई है और करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। 9 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जी राजीव। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर पर मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल आपने तस्वीरें दिखाई, अधिकारियों से बात कराई, उसके लिए शुक्रिया। आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। तो हादसे में ऐसा बताया जा रहा है कि टायर पंक्चर हुआ और हो सकता है कि उसकी वजह से अनियंत्रित हुई हो और सामने से स्पीड में दूसरी रोडवेज की बस आ रही थी और फिर आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कोरोना की। यूपी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। नतीजा यह है कि प्रदेश में 5,124 मामले नए सामने आए, जबकि अब तक कुल 1,97,388 का आंकड़ा यूपी में क्रॉस हो चुका है। हालांकि करीब 50,000 लोग फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं, बाकी 1,44,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की बात करें तो अब तक 3,059 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है और कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में ही देखने को मिल रहा है। यहां पर बीते 24 घंटे में 500 नए कोरोना के संक्रमित केसेस मिले हैं, पॉजिटिव केसेस मिले हैं। आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। हाईकोर्ट का कहना है कि जो स्थितियां अनियंत्रित दिख रहे हैं उनको काबू में तभी पाया जा सकता है जब यूपी में लागू होगा कंप्लीट लॉकडाउन। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष लगातार बने हुए हैं। संतोष, हाईकोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट के समक्ष तो सारा डेटा गया है और हाईकोर्ट ने सिर्फ लखनऊ को लेकर ही नहीं बल्कि 7 से 8 जिले ऐसे थे जिनको लेकर चिंताएं व्यक्त की और हाईकोर्ट को सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है कंप्लीट लॉकडाउन। क्योंकि हाईकोर्ट का मानना है कि न तो लोग मान रहे हैं, न तो सरकारी मशीनरी इतनी सख्ती दिखा पा रही है कि लोग माने। और वजह यह, और अब उसका असर यह हो रहा है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के चिंता जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है। और सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट की जो चिंता है वो राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, तमाम शहरों में जो कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन का जो फार्मूला तैयार किया गया 55 घंटे के लॉकडाउन, वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की नज़रों में कारगर नहीं नज़र आ रहा है। 55 घंटे के लॉकडाउन के बीच में कहीं ना कहीं ये जो है ये हो रहा है कि ये कारगर नहीं है, जिसके चलते ही लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में नाराज़गी जताई है और उसको लगता है कि साफ कहा भी है कि अगर स्थितियां नहीं ठीक हुई तो कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश भी दे सकता है। यह हाईकोर्ट का अपना नज़रिया है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट नाराज़ है। उसकी मशीनरी से नाराज़गी है, सरकारी मशीनरी से नाराज़गी है कि वो लॉकडाउन का पालन एक तो नहीं करा पा रही है, दूसरी तरफ जब लोग आमतौर पर जो अनलॉक शुरू होता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, उस बीच में भी लोगों के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क पहनने की जो अनिवार्यता है, उसका पालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल संतोष, लोग मास्क पहनने को बोझ के तरीके से ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इससे उनकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी बिना मास्क घूमते हुए दिखाई देते हैं। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एबीपी गंगा आपसे यही अपील करेगा कि ये मास्क इस वक्त आपकी जिंदगी है। मास्क होगा तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। आपको बस इतनी सी बात समझनी है। लखनऊ से ही बड़ी खबर आपको देते हैं। हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कोरोना के संक्रमण पर और एक सुझाव दिया था कि लॉकडाउन लगाया जाए एक बार फिर से, और कंप्लीट लॉकडाउन हो। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि कोरोना पर हाईकोर्ट की सख्ती पर सरकार भी चिंतित है। सरकार के मुताबिक यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन तो संभव नहीं है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन संभव नहीं है। अब यूपी सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन का जो सुझाव जो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है उसको एक तरीके से नामंजूर किया है। उस पर राज्य सरकार का कहना है कि हम दूसरे तरीके से सख्ती करेंगे जरूर, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन अभी संभव नहीं है। तो कंप्लीट लॉकडाउन, बिना संक्रमण रोकना संभव नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। अब हाईकोर्ट यूपी में बढ़ते कोरोना आंकड़ों से नाराज, दूसरी तरफ संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में राज्य सरकार यानी कि सूबे की योगी सरकार नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ानी है, उस पर बड़ा बुरा असर पहले ही लॉकडाउन का पड़ा है। ऐसे में दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार के पास अब एक ही विकल्प दिख रहा है, वो है कंप्लीट लॉकडाउन। हमारे साथ हमारे
संवाददाता मोहम्मद मोइन और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को पेश करनी, लेकिन जो हमें सूत्र अभी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि राज्य सरकार तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं दिख रही है, कंप्लीट लॉकडाउन के वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट कोई निर्देश देता, कोई आदेश दे देता है कंप्लीट लॉकडाउन जैसा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, तो हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट का सुझाव भर है, और सुझाव ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना जो है वो कोरोना के संक्रमण को काबू में नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के अलावा बाकी कोई दूसरा जो विकल्प है वो कारगर साबित नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती रही है, ये दावा करती रही है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों से ज़्यादा बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। तमाम उपलब्धियां गिनाती रही है सरकार, जो इंतजाम किए जाते रहे, जो कारगर कदम उठाए जाते रहे, उनके बारे में बताती रही है। तो ऐसे में बहुत संभावना इस बात की है, तो या तो उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के जो सुझाव है उसको आंशिक तौर पर मंजूर कर ले, यानी जो 8-10 बड़े जिले हैं जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां पर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का लॉकडाउन कर दे। या ये भी हो सकता है कि सीधे तौर पर हाई कोर्ट के सुझाव को नजरअंदाज कर दे और कोर्ट में इस बात का हलफनामा दे कि हमने अभी तक ये कदम उठाए हैं, हमारे पास ये एक्शन प्लान है, और हम लॉकडाउन का यानी जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसको और सख्ती से पालन कराने के लिए हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। क्या मोइन इस तरह का जैसा एक्शन बताया प्लान रखा कि जाने वाला है? राज्य अब ये सरकार ने अब बना तक चुकी अपना है कि एक्शन प्लान बताया कि राज्य सरकार ने क्या क्या एक्शन कोविड से बचाने के लिए जो है लिया है, या जो नोटिस जारी किया गया है, जो भी अपना हलफनामा दाखिल करना है, उसमें राज्य सरकार बता सकते हैं कि अब तक क्या क्या निर्णय उन्होंने लिए, अब तक कौन कौन से कदम उन्होंने उठाए हैं? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने में 2 दिन का वक्त है, तकरीबन 48 से 50 घंटे का वक्त है। निश्चित तौर पर जो सरकारी अमला है वो मंथन करेगा, आदेश को पढ़ेगा, कानूनी राय लेगा और उसके बाद ही किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेगा। उसमें 2-3 तरीके की संभावनाएं हैं कि या तो हाई कोर्ट के जो सुझाव है उस पर पूरी तरह से अमल कर लिया जाए, या तो उसे आंशिक तौर पर माना जाए। कुछ जो बड़े शहर हैं, कुछ जो उन जिलों में जहां पर संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, या एक विकल्प और है कि हाई कोर्ट को यह बताया जाए कि हमारे जो कदम हैं वो ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र से ज्यादा अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अफसरों की पीठ थपथपाई जाए और कोर्ट को यह आश्वासन भी दिया जाए कि कोविड-19 की गाइडलाइन का हम और सख्ती से पालन कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, और जो लोग मास्क पहने बिना सड़क पर निकलेंगे, ठीक है मोइन, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 48 घंटे का वक्त है जब हलफनामा राज्य सरकार को दाखिल करना है, और हलफनामे में राज्य सरकार ये बता सकती है कि उनका एक्शन प्लान अब तक क्या रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह का होगा। आगे बढ़ते, यूपी में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल प्रदेश की बात करें तो 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं पूरी तरह से। बात चाहे काशी की हो या रामनगरी अयोध्या की हो या फिर बस्ती की हम करें, हर जगह निचला इलाका पानी से लबालब है। काशी में गंगा के उफान में घाट किनारे सभी मंदिर, सभी दुकानें वो डूब चुके हैं। किनारे के लोग डरे हुए हैं, नाविक बेरोजगार हो गए हैं, पंडित पुरोहित बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले व्यापारियों की भी चिंताएं बढ़ गए हैं। घाट किनारे जो जो व्यवसाय चलता था वो सब ठप है। पहले कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से ठप थे, और अब गंगा के उफान के चलते ठप हैं। ऐसे में भूखों मरने की नौबत उनके सामने आ गई है। दूसरी तरफ बाढ़ से प्रभावित डायरेक्ट बाढ़ से प्रभावित होने, जिनके घरों तक में पानी पहुंच रहा है या उनके गांव तक में पहुंच रहा है, वो भी प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं। और रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ नीतीश पांडे, हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हैं। तो अयोध्या से जुड़े हैं ऋषि गुप्ता। मैं नीतीश आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अयोध्या का एक बार रुक कर लेना चाहता हूं। ऋषि गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। ऋषि, आप सरयू किनारे इस वक्त खड़े हैं, तस्वीरों में पीछे नदी भी दिख रही है। आप बताइए कि कितनी प्रभावित हुई है वहां पर आबादी अयोध्या में सरयू की वजह से, और जो दूसरी छोटी बड़ी नदियां हैं उनकी वजह से कितनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही, कितनी मुश्किलें हो रही हैं लोगों को?
जी, आपको बता दें जो सरयू का जलस्तर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज की अगर बात करें तो सरयू का जलस्तर है जो 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसका कारण है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए समस्याओं का ये सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनके घरों में पानी भर गया है, वो घरों में न रहने को मजबूर है, वो बाहर सड़कों पर खाना बनाना और उनको रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि प्रशासन जो है वो अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो दिन पर दिन सरयू का जलस्तर है जो बढ़ता जा रहा है और अभी अगर आज की बात करें तो आज भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है सरयू का जलस्तर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से सरयू का जलस्तर जो उफान मार रहा है। सरयू का जलस्तर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिशों की वजह से ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जी ऋषि, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश का रुख कर रहे थे। नीतीश, हमने देखा कि अयोध्या में स्थिति क्या है कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। हालांकि जब सवाल पूछे जाते हैं तब तो ये कहा जाता है कि हमने तो बहुत शानदार इंतजाम किए, लेकिन इंतजाम है नहीं। नीतीश, अगर मैं वाराणसी में गंगा की बात करूं या जो दूसरी सहयोगी नदियां हैं उनकी बात करूं तो उनका जलस्तर क्या है, गंगा का जलस्तर इस वक्त कितना है, और बढ़ते जलस्तर को क्या कोई अधिकारी देख भी रहा है या सबने नजरअंदाज करे? सबको ऐसा लग रहा है कि ये पानी, ये उफान नुकसानदायक नहीं है लोगों के लिए? राजीव, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 65 मीटर को पार कर चुका है। और इसके साथ ही सबसे पहले तस्वीर दिखा दें, देखिए जल की भयावहता, हर तरफ आपको जल ही जल दिखाई देगा। और इसके इतर अगर खास तौर पे बात करें तो केंद्रीय जल आयोग, जिससे इस पूरे गंगा जो जलस्तर है उसके बढ़ने की जानकारी, उसके बढ़ने के खतरे और कहे कि बीच के कोऑर्डिनेशन का विभाग है ये, वहां पर सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसे ही जलस्तर का बढ़ना शुरू हुआ है, जल आयोग का फोन ही पूरी तरह से डेड हो गया है। वहां पर आप फोन करिए, वहां पर आप मदद मांगिए, किसी भी तरह की मदद नहीं। यहां तक कि जो बिना कैमरे के अगर बात करें तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अधिकारी भी इस ऑफिस को लेकर परेशान हैं। अगर कोई इनके पास फ़ोन के लिए या अन्य साधनों के लिए अगर गुहार लगाना चाहता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उन्हें इधर से उधर घूमने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा कि स्थिति आगे बिगड़े ना, इस तरह के विभागों को अलर्ट पे रखा जाए और ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि आप बाढ़ के समय अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें राजू कि जो स्थितियां हैं बनारस में, वो चारों तरफ आपको गंगा का जलस्तर दिखाई देगा। आप देखिए ये राजेंद्र प्रसाद घाट है और यहाँ के जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से जल में विलीन हो चुके हैं, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, शीतला घाट हो या उसके पड़ोस के जो घाट हैं, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा, जल से परेशानियां दिखाई देंगी। सहायक नदियों की बात आपने की तो सहायक नदी बनारस में वरुणा है। वरुणा जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है, वरुणा भी अपने उफान का रूप ले लेती है और अब वरुणा भी उफान पर है। लेकिन वरुणा के किनारे पर चिंता है। चिंता इसलिए है कि जो बुनकर तबका वरुणा के किनारे रहता है वो इस वरुणा से प्रभावित होता है। और ऐसी स्थिति में जब जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है और आने वाले 3 दिन जो बेतवा नदी का बांध है उससे 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ऐसी जानकारी है। तो इसके बाद आने वाले 3 दिन और भी बाढ़ को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। 3 दिनों में जलस्तर और भी बढ़ने का खतरा है और ऐसी स्थितियों में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो काशी गंगा के बढ़ाव से, मोक्षदायिनी के अपने प्रलय रूपी बढ़ाव से कहीं ना कहीं दहशत में है और काशी को ये राहत समझ में नहीं आ रही कि वो करे क्या। प्रशासनिक दावे तमाम हैं लेकिन वो दावे जमीन पर उतरते हुए बिल्कुल। नीतीश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और ऋषि आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभी स्थिति जब इतना पानी छोड़ा नहीं गया तब ये हालत है कि लोग प्रभावित हैं और 3 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है कि बेतवा बांध से छोड़ा गया है, जो कुछ दिनों में पहुंच जाएगा काशी में और फिर किस तरह के प्रलय मचाएगा उसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो पहले से इंतजाम कर ले, कम से कम आज तो कर ही ले। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर देंगे आपको कानपुर से, जहां पर लव जिहाद का मामला है और आईजी के आदेश पर लव जिहाद पर एसआईटी बनी है। इस वक्त बड़ी खबर लव जिहाद मामले में, कानपुर में लव जिहाद का मामला और आईजी के आदेश पर एसआईटी बना दी गई। लव जिहाद मामले पर एसआईटी की कमान सौंपी गई है एसपी साउथ को।
एसपी साउथ अब इस एसआईटी की कमान संभालेंगे और एसआईटी के बाकी सदस्यों का चयन खुद एसपी साउथ को जिम्मेदारी दी गई है कि वो संभालेंगे। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी देंगे। प्रभात। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानपुर में लव जिहाद का एक चिन्ह जो है वो बाहर आया और लगातार 5 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें आरोप ये है कि जितने भी मामले हैं वो सब जूहीलाल कॉलोनी से संबंधित है और यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से एक गिरोह चलता है जो भोली भाई लड़कियों को फंसाने का काम करता है, जिस पर आईजी जो रेंज है उन्होंने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। तो लिहाजा अब एसआईटी टीम की जो कमान है वो एसपी साउथ को दी गई है, क्योंकि जो जूही का एरिया है ये एसपी साउथ के एरिया में आता है, लिहाजा वो अब इसको लीड करेंगे और अब बाकी के जो 4 सदस्य हैं उनकी जो चुनने का जो हक है वो खुद वो अपनी टीम जो है वो बनाएंगे, उसके बाद जांच करेंगे। वहीं अगर जांच के बिंदुओं की बात की जाए तो पूरे मामले पर जिस तरह से आरोप है कि जो लोग हैं वो सुनियोजित तरीके से लाल बंगले के एक दूसरे से कनेक्टिंग है, तो उसकी जो जांच है वो की जाएगी। साथ ही साथ जो आरोप लगाया जा रहा है कि इनको बाहर से फंडिंग हो रही है और ये लोग एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, लिहाजा इन सभी बिंदुओं पर जो एसआईटी है वो जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सालनी से फिजा बनी जो सालनी यादव का मामला सामने आया था, उसके बाद कई और मामले सामने आए, तो वहीं पनकी रतनपुर का एक मामला था जिसमें जो शख्स है उनकी 2 बेटियों को लव जिहाद का जो आरोप है कि उनको फंसाया गया, उसका शादी की गई, धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, उसका भी मुकदमा जो है वो पनकी में दर्ज हो गया है। जो लगातार जांच है वो शुरू हो गई और एसआईटी की जो कमान है, जिस तरह से कहा गया था राजपत्रित अधिकारी करेगा, तो एसपी साउथ को कमान दी गई है और जल्द से ये ठीक है प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो एसपी साउथ को इस पूरी की पूरी एसआईटी की कमान जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के मेंबर कौन होंगे ये भी वो खुद ही चयनित करेंगे। गोरखपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर स्कूल प्रबंधक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। 15 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। स्कूल प्रबंधक पर, स्कूल मैनेजर पर यह आरोप लगा है दुष्कर्म का, वो भी 15 साल की बच्चे के साथ। छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसको ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। नीरज श्रीवास्तव संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, शर्मसार कर देने वाला ये वाकई मामला है। क्या गिरफ्तारी हुई है अभी तक प्रबंधक की? जी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ये 30 जुलाई की घटना बता रही है। जो छात्रा और चूंकि ब्लैकमेल किया जा रहा था प्रबंधक के द्वारा, यही वजह है कि इस मामले में पुलिस ने भी हिलावाली की काफी, और यही वजह है कि जो प्रभारी हैं उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो प्रबंधक है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। काफी शर्मसार कर देने वाला ये मामला है और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब बरेली से आपको बड़ी खबर देंगे। बालाजी टेलीफिल्म के कलाकार का बड़ा आरोप। बालाजी टेलीफिल्म के कलाकार, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और ये जो आपको बता दें कि कलाकार वो है तृप्ति शंखधार। उन्होंने अपने पिता पर लगाया है आरोप, अपने पिता पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। एक्ट्रेस हैं तृप्ति शंखधार, उन्होंने आरोप लगाया है जबरन शादी कराने का भी आरोप लगाया है। तृप्ति शंखधार ने सोशल साइट के जरिए न्याय की गुहार लगाई है। Look at these. He tried to cut me also. Hi guys, my name is Tripti Shankar. My father, his name is Ramratan Shankar. उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा। And see, look at these. He tried to cut me also. Hi guys, my name is Tripti Shankar. My father, his name is Ramratan Shankar. उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा। And तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।